वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक विच इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, या फिर हम इसे इक्विपार्टीशन थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विपार्टीशन थ्योरम भी बोलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बनता है? स्टेट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, थ्योरम ऑफ एनर्जी। आपको इसका स्टेटमेंट राइट डाउन करना है एंड यूजिंग दिस लॉ, इस लॉ को यूज में लेके डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैसेस मॉलिक्यूल। डायटोमिक गैसेस मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक हीट का एक्सप्रेशन निकालना है। हम बात करें तो ये इसके एप्लीकेशन पार्ट को शो करता है। तो आज सबसे पहले हम समझेंगे कि इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और किस तरह से हम इसको डेराइव करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम। तो क्वेश्चन समझ आ गया तो स्टेटमेंट देखो, क्या है इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम। इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम को समझने के लिए आप यहाँ पर एक डायनेमिक सिस्टम कंसिडर करो। क्या? डायनेमिक सिस्टम। अब डायनेमिक सिस्टम क्या होता है? जिसमें पार्टिकल्स मूविंग स्टेट में होते हैं। लेक्चर नंबर 1 बेसिक थर्मोडायनेमिक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की प्लेलिस्ट खोलना, वहां पर लेक्चर नंबर 1 उसमें हमने कंप्लीट सभी बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में स्टडी कर रखा है, अच्छे से समझ रखा है। ठीक है, तो ये हमने एक डायनेमिक सिस्टम कंसीडर कर लिया जिसमें जितने भी पार्टिकल्स है सभी मूविंग स्टेट में है। बात समझ आई? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास सिस्टम के अंदर है। ओके, सो नाउ इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की बात करें हम, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। बात समझना, कीवर्ड्स पकड़ना। यहाँ पे एक तो मैं डायनेमिक सिस्टम की बात कर रही हूँ, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल इस सिस्टम के अंदर है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम किसी डायनेमिक सिस्टम की बात करें जहां पे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो वहां पे उस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। मैंने यहाँ पे F डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया है इस सिस्टम में, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी F डिग्री ऑफ फ्रीडम में। ठीक है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ kT। क्या होती है? हाफ kT। तो अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम, मैंने लिखा भी है, if a dynamic system made up of a large number of a particle is in thermal equilibrium, then the total kinetic energy of the system is equally distributed among all degree of freedom। इसके हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी होगी वहां पे हाफ kT। कितनी होगी? हाफ kT। बात समझ आई? और यही स्टेटमेंट है इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम का। तो इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या लिखना है? एक तो ये सिस्टम बनाना है, डायनेमिक सिस्टम, ओके, जहां पे पार्टिकल्स को आप इस तरह से मूविंग स्टेट में रिप्रेजेंट करोगे। इसके बाद लिखोगे दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल। सबसे पहले मैक्सवेल ने ही ये लॉ यहाँ पर एक्सप्लेन करा था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if a dynamic system made up of a large number of particles is in thermal equilibrium, then the total kinetic energy of the system equally distributed among its all the degree of freedom। इसके हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, and the mean kinetic energy associated with the each degree of freedom is half kT। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी हाफ kT रहता है। T वहां पर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट रहता है जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस का 23 जूल पर केल्विन। यहाँ से K का फॉर्मूला निकाल लो, E बाई टी बनेगा। E एनर्जी का जूल, T का क्या है यहाँ पे? केल्विन। तो इस तरह से हमने यूनिट बनाई है जूल पर केल्विन, एंड द वैल्यू विल बी 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस का 23। दिस इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम इसके कंप्लीट डेरिवेशन पे आते हैं कि क्या सच में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड हाफ kT एनर्जी रहता है क्या। तो इसका प्रूफ कर दे, चलो आ जाओ। देखो कैसे हमें इसको प्रूफ करना है। तो डायनेमिक सिस्टम ले लेते हैं ना अपन भी, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो मूविंग स्टेट में है। तो ठीक है, इधर आओ। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिखो आप प्रूफ। वी कंसिडर a dynamic system, ठीक है, of large number of particle of
particles having f degree of freedom, f small f बता रही हूँ बेटा, small f degree of freedom and and corresponding position coordinates are q1 q2 qf and the momentum coordinates are momentum, अच्छा ये तो लिख दिया अपन ने है ना, momentum coordinates are p1 p2 and pf. So the आप कैसे डिफाइन करोगे टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? सो द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है, ई लेकर चल रही हूँ बेटा मैं, इसको हम लिखेंगे दिस इज अ फंक्शन ऑफ Q1 Q2 जितने भी हम पार्टिकल्स लेके चल रहे हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। इस तरह से ये हमने टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लो, ठीक है। नाउ यदि हम ये डायनामिक सिस्टम लेके चल रहे हैं और इस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो मूविंग स्टेट में हैं, इधर उधर इधर उधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से ये इस तरह से घूम रहे हैं ना, तो एरो लगा दो, सब में एरो लगा देना, आप भी अपनी इच्छा से किधर भी एरो लगा दो, बस ये रिप्रेजेंट करता है कि ये डायनामिक सिस्टम है और सारे पार्टिकल इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से इधर उधर घूम रहा है। सो नाउ अब इसमें से मैंने ith नंबर वाला पार्टिकल उठा लिया, क्या ith पार्टिकल उठा लिया, तो इफ द एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल इज EI, ये मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब ये मूविंग स्टेट में है तो इसमें केवल काइनेटिक एनर्जी रहती है, ये पहले भी बताया है मैंने, जब हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ स्टार्टिंग में जब यूज में लेते हैं, उसके अजम्पशंस आपको याद हो तो वहां पे इन सब में पार्टिकल में कौन सी एनर्जी एसोसिएटेड रहेगी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, तो हम इसको p²/2m की फॉर्म में लिख रहे हैं। हियर m इज द मास ऑफ पार्टिकल, m इज द मास ऑफ पार्टिकल, हर एक चीज डिफाइन करते जाओ, मास इज मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, ठीक है। तो 1/2m दिस इज एन कांस्टेंट क्वांटिटी, और मैं यहाँ कंसिडर कर रही हूँ उसको, कुछ भी कंसिडर कर लो, x कंसिडर कर लो, ठीक है, ये मैंने x कंसिडर कर लिया। तो बेसिकली मैंने देखा कि यहाँ पे ith नंबर जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी आ रही है xpi², तो वी कैन से ना कि एप्सिलॉन i इज द फंक्शन ऑफ pi। हमने ये चीज समझी है, ith पार्टिकल की जो एनर्जी है दिस इज अ फंक्शन ऑफ मोमेंटम, दिस इज द फंक्शन ऑफ मोमेंटम, ओके। तो इस तरह से ith पार्टिकल की हमने एनर्जी डिफाइन कर दी। तो बेटा मैं यदि अब टोटल एनर्जी डिफाइन करूं सिस्टम की तो मैं कैसे लिखूंगी, थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ ना, देखो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अब मैं क्या लिखूंगी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ऑफ द सिस्टम, समझ से जाना, अच्छा टॉपिक है, साथ के साथ समझ से जाओ, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की मैं बात करूंगी तो एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल ना प्लस एनर्जी ऑफ रिमेनिंग पार्टिकल, एनर्जी ऑफ रिमेनिंग पार्टिकल्स, बात समझ आ रही है ना। सिस्टम की बात करूंगी तो ith पार्टिकल भी तो इसी में से इंक्लूडेड है, तो हमने क्या करा, इसको दोनों के सम के बराबर लिख दिया। टोटल एनर्जी में E लेकर चल रही थी, ठीक है। नाउ दिस इज EI एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओनली मोमेंटम, प्लस रिमेनिंग पार्टिकल की एनर्जी को मैं E प्राइम से लिख रही हूँ, बट यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो सभी आएंगे, ठीक है, पोजीशन के भी आएंगे और मोमेंटम के भी आएंगे, बात समझ आई, ठीक है। इन द इजी लैंग्वेज हम इसको इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ अब हमें जहां पे भी E की वैल्यू पुट करनी है तो EI प्लस E प्राइम हमें पुट करनी है, बात समझ आई। नाउ अब आओ आप प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान the probability of having the coordinates, have the probability of particle, ऐसे लिखो, the probability of particles between range
लिख रहे हो ना? एक बार लिख लो, रिकॉल करवा दूंगी मैं, पहले एक बार लिख लो, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल बिटवीन रेंज Q1 Q2 से एंड Q1 प्लस DQ1 Q2 प्लस DQ2 इस तरह से, एंड P1 P2 2 P1 प्लस DP1 P2 प्लस DP2, ठीक है। क्या होती है प्रोबेबिलिटी, हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे P से, दिस इज C, यहाँ पे कांस्टेंट रहता है एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा, एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा E, एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा E, और इसके साथ साथ कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं हम DQ1 DQ2 ये जहां तक जा रहे हैं, और DP1 DP2 ये जहां तक जा रहे हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इस तरह से हम मेन एनर्जी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम मेन एनर्जी निकालते हैं। मेन एनर्जी यहाँ पर किस तरह से हमें लिखना है उस चीज को समझना। इंटीग्रेशन देखो, इसमें बहुत सारे इंटीग्रेशन आएंगे, है ना, और रेंज इनकी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स देखो ना आप, पोजिशन कोऑर्डिनेट भी इतने सारे, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स भी इतने सारे हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको डेट से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सी एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा ई, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे dq1 dq2 एंड dp1 dp2, ये इस तरह से चलता जा रहा है। इट्स डिवाइड बाय, अगेन अपने पास इंटीग्रेशन बहुत सारे आएंगे तो मैं डेडस लगा रही हूँ, ठीक है। सी एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा ई dq1 dq2, इस तरह से हमें मेन एनर्जी का फॉर्मूला डिफाइन करना है। समझ लो अच्छे से, पहले प्रोबेबिलिटी डिफाइन करिए, इसके बाद मेन एनर्जी का फॉर्मूला निकाला है, यहाँ पर हमने एनर्जी से मल्टीप्लाई करा, इट्स डिवाइड बाय दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर। कैसे सिंप्लीफाई करें? वी पुट E इक्वल टू प्लस E प्राइम फ्रॉम इक्वेशन टू कर सकते हैं ना। यहाँ पे E को इससे रिप्लेस कर दो, यहाँ पे भी E को इससे रिप्लेस कर दो। एक बार इसको रिप्लेस करके देखते हैं क्या एक्सप्रेशन बनता है। देखो एक बार, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। हाँ देखो इधर, एवरेज एनर्जी, ठीक है, क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पे इतने सारे इंटीग्रेशन है, इनको मैं एक ही इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख रही हूँ, या चलो लिख ही लो यार, आलस नहीं करता है। ये देखो, ठीक है, सी कांस्टेंट है, ये एनर्जी, ये है अपने पास एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा, ठीक है। अब ई को मैं क्या लिख रही हूँ बेटा, ई आई प्लस ई प्राइम, और बाहर है अपने पास माइनस साइन, तो मैं दोनों को इंडिविजुअल लिख रही हूँ। कैसे लिख रही हूँ अभी समझ आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा ए प्राइम, देखो आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर a प्लस बी होता है, तो आप इसको लिखते हो ना, ए की पावर a डॉट ए की पावर b, वो ही मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है। यहाँ मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगी ए आई और प्लस ई प्राइम, ठीक है। तो मैंने दोनों को सेपरेटली लिख दिया, और बीच में बाहर आगे स्टार्टिंग में नेगेटिव साइन है, बीच में पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, माइनस 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 होगा, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया है, ठीक है। एंड द रिमेनिंग टर्म जो है उसको वैसा का वैसा ही लिख दो, dp1 dp2, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे भी हम पुट कर देते हैं वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास ये चल रहा है, ठीक है, सी एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा, इसमें भी मैं वही पुट कर रही हूँ, तो ये एक तो ये हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा ई ये हो जाएगा। अब देखो यदि हम इसकी बात करें, चलो अभी मैं बता देती हूँ कैसे हम यहाँ पे इसको सेपरेटली लिखेंगे, एक एक स्टेप करते हैं ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है और तो बहुत इजी लगने वाला है, थोड़ा सा समझ आ गया ना तो बाकी फ्री के नंबर है। अब देखो हमने क्या बोला था कि दिस इज डिपेंड्स ओनली मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, तो क्या बेटा मैं हम इसको लिख सकते हैं, ये बहुत सारे इंटीग्रेशन चल रहे हैं, सी एप्सिलॉन आई, एप्सिलॉन बोलने की आदत है, डी पी आई, ठीक है, ये लिखा मैंने, क्यों? बिकॉज ये ओनली इसका ही डिपेंडेंसी को शो करता है, ठीक है। अब रिमेनिंग है वो इसके साथ आ जाएंगे, dq1 dq2 डेट डेट dp1 dp2 डेट डेट। अब देखो नीचे, नीचे भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये बहुत सारे अपने पास इंटीग्रेशन है, सी एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा ई आई, this is function it depends on only momentum coordinates and the remaining will be, उनको एक साथ लिख लो, ठीक है, ये रिमेनिंग हमने लिख लिया।
तो आपको यहाँ पे क्या चीज समझ आ रही है इस वाले एक्सप्रेशन में? हमें ये चीज समझ आ रही है ना कि ये वाला टर्म और ऊपर ये दोनों सेम है, तो हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास मीन एनर्जी क्या आया, सी से कैंसिल आउट हो जाएगा और टोटल इंटीग्रेशन को मैं सिंगल इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख रही हूँ। तो रिमेनिंग टर्म इज दिस ए आई माइनस का बीटा ए आई डी पी आई, ये रह रहा है मेरे पास ऊपर, और नीचे भी मेरे पास सी तो कैंसिल कर दिया था मैंने, तो एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा ए आई डी पी आई ये टर्म रह रही है। देखो क्या आपके पास भी यही एक्सप्रेशन रिमेनिंग है? यही है ना? इसको आगे और मोर सिंप्लीफाई करें। अब तो आए गए हम आंसर पे आने वाले हैं। देखो इधर देखो, अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो बेटा मैं एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ, एप्सिलॉन आई एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई मतलब ई आई, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का डेल बाय डेल ऑफ बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा ई आई, लिख सकते हैं क्या? कर लो ना यार डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे यही टर्म आएगी, फिर इसका करोगे तो माइनस बीटा आएगा, ठीक है? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास ये इस एक्सप्रेशन को हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेटा मैं यहाँ से बोल सकती हूँ डेल बाय डेल ऑफ बीटा को मैंने बाहर लिया है, ठीक है? डेल बाय डेल ऑफ बीटा और माइनस साइन को भी मैंने बाहर ले लिया है, और अंदर मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा ए आई डी पी आई बचा है, ठीक है? और इट्स डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा ए आई डी पी आई बचा है, ठीक है? इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं ना डेल बाय डेल ऑफ बीटा एलन, अगेन हम यदि इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखे तो हमारे पास यही आएगा ना, एलन एलन इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा ए आई डी पी आई, ये एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है? और हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, और एनर्जी का हमें पता है, हम इसको पी स्क्वायर आई अपॉन टू एम लिख सकते हैं। तो योर एक्सप्रेशन विल बी इधर देखना अच्छे से, ए आई मेन एनर्जी ऑफ ए आई इक्वल टू माइनस का डेल बाय डेल ऑफ बीटा, मेरे पास इंटीग्रेशन है ना एलन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बीच वाला एक्सप्रेशन देखना केवल एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा, इसको मैं लिख सकती हूँ पी स्क्वायर आई अपॉन टू एम, और ये है अपना डी पी आई, ठीक है? अब केवल मैं इसकी बात करूँ, इस इंटीग्रेशन की बात करूँ, क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इवन फंक्शन है, यस इवन फंक्शन है, तो हम इसकी लिमिट को देखना, अच्छा है ये ध्यान से देखना किस तरह से मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ। जो पहले हमने मेथड यूज में लिए वही अप्लाई करेंगे, बस पहले तो देख लो इवन फंक्शन है तो मैं लिमिट चेंज कर सकती हूँ टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा पी स्क्वायर आई अपॉन टू एम डी पी आई, ठीक है? ये चीज समझ आ गई। अब क्या हम इसको गामा इंटीग्रेशन फॉर्मूला से सिंप्लीफाई कर सकते हैं? पी की पावर जीरो लिख दो तो मैं कर सकते ना, यदि पी की पावर जीरो लिखा तो एन कितना हो गया जीरो, और एम कितना हो गया आपका टू, और अल्फा कितना हो गया आपका बीटा अपॉन टू एम, ठीक है? देखो बेसिक फॉर्मूला जिसको नहीं पता है, हम मेनी ऑफ टाइम इस फॉर्मूले को यूज में ले चुके हैं कि इस तरह का इंटीग्रेशन हमारे पास जीरो हो, जीरो से इंफिनिटी एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर एम डी एक्स, इस तरह से कोई एक्सप्रेशन गिवन है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है गामा इंटीग्रेशन फॉर्मूला से करते हैं हम 1 अपॉन m फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 इट्स डिवाइड बाय m अपॉन अल्फा की पावर n प्लस 1 इट्स डिवाइड बाय m, एन हमने डिफाइन करा है x की पावर जीरो, तो यहाँ पे p की पावर जीरो तो n कितना हो गया जीरो, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल माइनस माइनस x की पावर m p की पावर m, तो m कितना हो गया टू अल्फा रिमेनिंग टर्म विच इज बीटा अपॉन टू m, इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई करा है। तो बेटा मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो 1 अपॉन टू फैक्टोरियल तो 1 बाई टू गामा ऑफ n जीरो है, जीरो प्लस वन वन इस डिवाइड बाई m टू अल्फा है अपने पास बीटा अपॉन टू m की पावर हाफ, ये एक्सप्रेशन अपना आ रहा है। यदि मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो टू से ये टू कैंसिल, तो वैल्यू विल बी गामा ऑफ हाफ कितना होता है अंडर रूट पाई, और अपने पास जो वैल्यू है वो है बीटा की पावर हाफ और 2m की पावर हाफ, ये मेरे पास एक्सप्रेशन निकल कर आ रहा है इस इंटीग्रेशन का, ठीक है? तो नाउ इस इंटीग्रेशन को पुट करो यहाँ पे, तो अपने पास वैल्यू आएगी माइनस का डेल बाय डेल ऑफ बीटा ln, ये इंटीग्रेशन कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है अंडर रूट पाई 2m की पावर हाफ अपॉन बीटा की पावर हाफ, ओ कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो लॉगिथम की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, लॉगिथम की प्रॉपर्टी लगाओ, माइनस का डेल बाय डेल ऑफ बीटा, ये दोनों तो मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस होंगे, और अंडर रूट पाई है, पावर हाफ आगे आ गई ये पाई, ठीक है? प्लस पावर हाफ आगे आएगी ln
2m, डिनोमिनेटर में है ऊपर जाएगा, पावर हाफ आगे आएगी, तो 1/2 ln बीटा, और माइनस के अंदर हम इस टर्म को लिखते हैं। तो बेसिकली ई का एक्सप्रेशन अपने पास ये आ गया। अब क्या करना है, बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म 0, रिमेनिंग टर्म विल बी माइनस का डेल बाय डेल ऑफ बीटा माइनस का हाफ ln बीटा। ठीक है, ln बीटा का करते हैं तो कितना आता है, माइनस माइनस प्लस 1/2 बीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी होती है, बीटा होता है हाफ के टी ना, 1 अपॉन, सॉरी बीटा होता है 1 अपॉन के टी। दिस इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हम डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर में टर्म, तो 1/2 बीटा है 1 अपॉन के टी, तो 1 अपॉन के टी लिखूंगी तो के टी ऊपर जाएगा, तो 1/2 के टी। बेटा मेरे पास मीन एनर्जी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के एसोसिएट मीन एनर्जी कितना निकल कर आ रहा है, हाफ के टी। क्या मैक्सवेल ने भी इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम में यही बताया कि किसी भी डायनेमिक सिस्टम में यदि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है इन द थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट्स ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। और ये हमने प्रूव भी कर दिया कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के एसोसिएटेड एनर्जी हाफ के टी बताई थी, तो हमारे पास भी कितनी आ रही है, हाफ के टी एनर्जी आ रही है। तो इस तरह से इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम का कंप्लीट वेरिफिकेशन हमने कर लिया या प्रूफ हमने कर लिया। नाउ इसके कुछ एप्लीकेशन पार्ट है जहां से भी क्वेश्चन बन जाता है लॉन्ग आंसर टाइप में। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम। थैंक यू।